नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों से एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, भूखाल सा मचा हुआ है, और वो है संविधान हत्या दिवस। दोस्तों, भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। दोस्तों, दरअसल ये 25 जून को हुआ क्या था जिसके लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू किया था। बकौल बीजेपी आपातकाल में आम लोगों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी और सरकार तय करने लगी थी कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करने हैं और उन्हें क्या बोलना है। लगभग 21 महीने तक विपक्ष के सभी नेताओं को या तो जेल में बंद कर दिया गया था या वे फरार थे। सांसद, अदालत, मीडिया, किसी में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। केंद्र सरकार ने इसी तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आपातकाल क्यों लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया गया और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया। मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था। इंदिरा गांधी के सामने चुनाव लड़ रहे थे राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, सीमा से अधिक धन खर्च किया है और गलत तरीके से मतदाताओं को प्रभावित किया है। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया और इंदिरा गांधी पर 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और ये उनका अधिकार था दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये भारत के हर आम आदमी का अधिकार है और इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और 26 जून को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। आपातकाल की घोषणा क्यों हुई, ये भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का अलग नज़रिया है और दूसरों जो अलग नज़रिया है वो आपके सामने अभी इस पड़ताल में आपके सामने पेश है। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों, यह तो उस समय के विपक्ष जनसंघ जो कि आज भारतीय जनता पार्टी है उसकी बात। लेकिन आपातकाल के दूसरे पहलू पर आज क्विक न्यूज़ ने पड़ताल की, उस पर भी नज़र डालिए। दोस्तों, भारतीय विचारक ओशो ने आपातकाल पर अपने विचार प्रकट किए थे। सुनिए ओशो क्या कहते हैं। सच तो ये है कि अब सारा जो नया वर्ग सत्ता में गया है वो इतनी कह रहा है कि उन्होंने देश को वो जो संकट काल की आपातकाल स्थिति थी उससे छुटकारा दिलवा दिया। लेकिन मजा ये था कि इनके ही उपद्रव के कारण वो आपातकाल स्थिति डाली गई थी, नहीं तो उसे डालने की कोई जरूरत ही न थी। यही कारण थे। जयप्रकाश और मुरारजी ने जो उपद्रव मचाने शुरू किए थे उसके कारण आपातकालीन स्थिति आई, इमरजेंसी आई। अब ये कहते हैं हमने उससे छुटकारा दिलवा दिया। तुम ही उसके जन्मदाता थे। तुम उपद्रव न करते तो इंदिरा कोई आपातकालीन स्थिति लाने के लिए उत्सुक नहीं थी। तुमने उपद्रव किया, उसको आपातकालीन स्थिति लानी पड़ी। अब तुम्हारा उपद्रव सफल हो गया, तुमने आपातकालीन स्थिति खत्म कर दी। देश जहां के तहां आपातकालीन स्थिति का सारा जुम्मा इंदिरा पे छोड़ना उचित नहीं है। 90% जुम्मा इन पर है जो अब सत्ता में है। ये मजबूरी थी, लानी पड़ी। जयप्रकाश इस तरह की बात करने लगे कि पुलिस का सैनिक और फौज का सिपाही भी बगावत करे। इस तरह की बातें अगर की जाएंगी तो कोई भी सत्ता देश की सुरक्षा के लिए कुछ करेगी, करना ही पड़ेगा। वो मजबूरी थी। अब ये सत्ता में आ गए तो जयप्रकाश तो बच के निकल गए। अब उनका कभी दोष पकड़ा न जा सकेगा। और जिनके हाथ में सत्ता चली गई वो इंदिरा से ज्यादा प्रतिक्रियावादी है। मुरारजी भाई को कोई ने कभी सोचा था कि कोई क्रांतिकारी। मुझसे तो एक सज्जन कह रहे थे कि इनका असली नाम मुरारजी भाई नहीं, मगरूर जी भाई है। इंदिरा के हाथ में कम से कम जवानी के हाथ में सत्ता थी। अभी बिल्कुल मुर्दों के हाथ में सत्ता चली गई। उनका वीडियो आपके सामने है। यहाँ ओशो आपातकाल का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक वीडियो में पूर्व आईबी चीफ पीवी राजेश्वर ने भी इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस समय आरएसएस ने आपातकाल का समर्थन किया था। वो भी वीडियो देखिए दोस्तों। पूर्व आईबी चीफ टीवी राजेश्वर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, ये उन्होंने कहा। टीवी राजेश्वर ने यह भी खुलासा आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे पर किया। 1975 में राजेश्वर आईबी के जॉइंट डायरेक्टर थे और राजनीतिक पार्टियों चुनाव से जुड़े मसले संभालते थे। You're saying the RSS supported the emergency? Correct. You're absolutely sure of this? Absolutely sure. The record there, I'm sure.
Because today, the RSS behaves as if they were great opponents of the emergency. They were not. They were not. Because I remember not only they were supportive of this, they wanted to establish contact with, apart from Mrs. Gandhi, with Sanjay Gandhi. जब आरएसएस भी उस समय आपातकाल का समर्थन कर रही है तो फिर कोई दूसरी बात रही नहीं जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता का डंका पीटने वालों को इंदिरा गांधी की बात ज़रूर सुननी चाहिए। जब प्रेस ने इंदिरा गांधी के चुनाव रद्द करने के वाले जज की मौत की खबर उड़ा दी थी, संदेश दिया गया था मानो इंदिरा जी ने उन्हें रास्ते से हटा दिया हो। सच्चाई सामने आने पर प्रेस ने खंडन या स्पष्टीकरण नहीं छापे निश्चित रूप से, लेकिन फिर चुनाव करवाए गए। इंदिरा जी को नहीं लगता था कि विश्व इतिहास में ऐसा होने एक भी उदाहरण हो। शाह आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि जिन वजहों से ऐसा किया गया था, नहीं, मैंने इसे समाप्त नहीं किया। ये इंदिरा गांधी की बात है। मैंने इसे बिल्कुल भी समाप्त नहीं किया। चूँकि आप प्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ प्रेस के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। एक समाचार आया कि मेरे चुनाव मामले में फैसला देने वाले न्यायाधीश की मृत्यु हो गई है। ये उस समय एक बाउंडर फैलाया गया था दोस्तों कि जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो फैसला किया, जिसने जज ने फैसला किया, उसकी मृत्यु हो गई है। और व्यापक रूप से ये संकेत दिया गया था कि उन्हें मैंने रास्ते से हटा दिया है। ये इंदिरा जी बोल रही है। जब उच्चायुक्त ने स्थिति स्पष्ट की कि हमारे न्यायाधीश पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जहां वह हमेशा रहते हैं वहीं रह रहे हैं, और उन्हीं के नाम वाले एक न्यायाधीश जो बहुत बूढ़े थे, देश के दूसरे हिस्से में दिल का दौरा पड़ने से चल बसे थे, तो आपके अखबारों में उनका विरोधाभास छापने की कोई शिष्टता नहीं थी। यह एक अजीब आधार जरूर लगता है जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से समाप्त करने का औचित्य सिद्ध किया जाए। वैसे दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने आपातकाल लागू करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी को शेरनी, दुर्गा आदि संज्ञाओं से संबोधित किया था। वहीं दोस्तों, गांधीवादी नेता स्वर्गीय विनोबा भावे ने आपातकाल को अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी और आपातकाल का समर्थन किया था। और दोस्तों, अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बात, जो कि संविधान हत्या दिवस मना रही है। संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी का संविधान के कितना समर्पण रहा है, वह आज इस बात से समझते हैं। संविधान हत्या दिवस, क्या आरएसएस वाले इतने साल बाद भी देश के संविधान को स्वीकार नहीं कर पाए हैं? क्या वे हमारे संविधान के प्रति सकारात्मक सोच ही नहीं सकते? इनके आज़ादी आंदोलन में गद्दारी के किस्से तो हैं ही। आज़ादी के बाद भी संविधान का विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया। अपने कार्यालय पर 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है कि आरएसएस के नागपुर स्थित कार्यालय में 52 वर्ष तक तिरंगा नहीं फहराया गया, जो कि राष्ट्रीय ध्वज है। इसके बाद वे लगातार संविधान के खिलाफ अभियान चलाते रहे। जब केंद्र में पहली बार भाजपा सरकार बनी तो इनके पीएम वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग बना डाला। हालांकि उस समय संविधान बदलने के प्रस्ताव को समर्थन ही नहीं मिला। संविधान अब भी इनकी दुखतिरक बना हुआ है। बीते चुनावों में इनके कुछ नेताओं ने संविधान के खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश की थी, इन्हें उल्टा पड़ गया, जनता में गलत संदेश गया और भाजपा हार गई। इन्हें बैसाखी लेकर सरकार बनानी पड़ी। घाव बहुत गहरा हुआ है। मोदी शाह की जोड़ी जानती है कि देश की जनता में उनकी छवि संविधान विरोधी बन गई है। उसी घाव पर मरहम लगाने के लिए नया नाटक रच रहे हैं, लेकिन यह भी उल्टा पड़ेगा। संविधान से प्रेम जताना था तो संविधान संकल्प दिवस, संविधान रक्षा दिवस वगैरह हो सकता था। संविधान हत्या दिवस बहुत ही नकारात्मक शब्दावली है। इससे यह साबित होता है कि संविधान को लेकर अच्छा नहीं सोच सकते। आपातकाल की वजह बताते हुए इंदिरा गांधी ने अमेरिकी पत्रकार नॉर्मन कजिन्स को एक इंटरव्यू दिया था। उनका छोटा सा हिस्सा देखिए, वीडियो आपके सामने है। Certainly, but then I did hold the elections. I don't think there's a single instance in world history of this happening. The Shah Commission concluded And that the also, reasons no, for the I haven't measures... ended. I haven't ended at all. Because since you're talking about the press, I would like to say something about the press here. A news item came in that the judge who had given his judgment in my election case died, and it was very broadly hinted that I had had him done away with. When the High Commissioner clarified the position that my judge is perfectly hale and hearty, living where he always lives, and a judge of a similar name has died of much older man has died of a heart attack in another part of the country, your newspapers did not have the grace even to print that contradiction. That seems a curious grounds on which to justify the complete removal of the freedom of the press. इंटरव्यू में अंग्रेजी में है, इसका हिंदी अनुवाद के कुछ अंश भावार्थ मैं आपको बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी कहती है कि उस समय सरकारी दफ्तरों में काम रोका गया,
छात्रों से स्कूलों का बहिष्कार कराया गया। निर्वाचित विधायकों को कहा गया कि वह इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री को मान्यता देने से मना कर दिया गया। प्रधानमंत्री की मान्यता को ही समाप्त करने की कोशिशें की गई। संसद में काम नहीं करने दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद देश भर में सिविल नाफरमानी फैलाई गई। पाकिस्तान की तर्ज पर सेना और पुलिस को बगावत करने के लिए कहा गया। अपने एक्स हैंडल पर पीयूष बाघेल जो एक ट्विटर हैं, अच्छे विचारक हैं, उन्होंने लिखा है, उनका ट्वीट में स्क्रीन पर आपके मौजूद है, मैं आपको सुना भी देता हूँ। इमरजेंसी का केवल एक हिस्सा देखने वालों को 1978 का इंदिरा गांधी का इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए। वह कौन से हालात थे जिसमें इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। विपक्ष के नेता कह रहे थे कि अगर हम बैलेट से नहीं जीतेंगे तो बुलेट से सच्चा हथियार लेंगे। देश में अराजकता की आंधी चला दी गई थी। एक बड़ा षड्यंत्र था जिसके खिलाफ इंदिरा गांधी झुकी नहीं थी। इमरजेंसी के बाद बनी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उस समय जनता पार्टी थी, इमरजेंसी के बाद बनी जनता पार्टी सरकार ने किस तरह 23,000 शिक्षकों को जेल में डाल दिया गया था। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो 223,000 शिक्षकों को जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों, आपातकाल की संवैधानिकता पर प्रश्न खड़ा करने वालों के लिए एक अंतिम बात और, आपातकाल संवैधानिक है या अवैधानिक। ये दोस्तों आज़ादी के तुरंत बाद जब संविधान लागू हुआ था उस समय की बात है। संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सरकार के पास आपातकाल लगाने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति की। तब बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए और समझाया कि बहुत से हालात ऐसे हो सकते हैं कि जब सरकार को आपातकाल लगाना होगा, इसलिए हम संविधान में आपातकाल लगाने का प्रावधान रख रहे हैं। आपातकाल लगाने की परिस्थिति मोटे तौर पर यह बताई गई कि सीमा पर कोई गंभीर खतरा हो या देश में आंतरिक सूचना के लिए बड़ा खतरा हो। ऐसे हालात के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने चुनी सरकार को आपातकाल लगाने का अधिकार भारत के संविधान में दिया था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनकी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश वे शक्तियाँ कर रही थी जिन्हें जनता ने खारिज कर दिया था। दोस्तों, वो सारे चुनाव हारे हुए थे और इंदिरा गांधी चुनाव जीती हुई थी। और उनको चुनी हुई सरकार को इन शक्तियों ने गिराने की कोशिश कर रही थी। इसलिए इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पास 352 सीटों का बहुमत था और 22 सीट वाला जनसंघ असंवैधानिक तरीके से तख्ता पलट करना चाह रहा था। एक चुनी हुई सरकार को गिराने की इस हवस में देश के छात्रों को भ्रमित किया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों में विश्वविद्यालय में उपद्रव का केंद्र बन गए। कॉलेजों में आगजनी और बम फोड़ने की घटनाएं आम हो गई। सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जाने लगा। चुने हुए मुख्यमंत्री और विधायकों का इन उपद्रवियों द्वारा घेराव और पथराव शुरू हो गया। विधायक और सांसदों को बंधक बना लेना आम बात हो गई। एक सांसद की हत्या कर दी गई। यही कम नहीं था, इसके बाद रामलीला मैदान से सेना को सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया गया। यानी भारत में पाकिस्तान की तर्ज पर सैनिक तख्तापलट को विपक्ष उकसा रहा था। इंदिरा गांधी चाहती है कि इन सारे गंभीर आरोपों में विपक्ष के चुने नेताओं पर सीधे देशद्रोह का मुकदमा लगा देती। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो सीधे देशद्रोह का मुकदमा लगा देती और उन्हें लंबे समय के लिए जेल में अंदर डाल देती। वे चाहती तो आज की सरकार की तरह इन नेताओं और छात्रों के घरों पर बुलडोजर चलवा देती, जैसे आज चलवाए जा रहे हैं, या फिर आज की सरकार की तरह इन छात्रों के माँ बाप को प्रताड़ित करना शुरू कर देती। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा कोई असंवैधानिक कदम नहीं उठाया। उन्होंने संविधान में इस तरह के घरेलू उपद्रव के हालात में दिए गए आपातकाल के प्रावधान का इस्तेमाल किया। यह संविधान की हत्या नहीं थी, यह संविधान का पालन था। अगर वे तानाशाह होती तो विपक्ष के नेता सिर्फ 1.5 साल के लिए जेल में नहीं होते, तो इंदिरा गांधी बिना किसी भारी दबाव के आपातकाल समाप्त नहीं करती, तो इंदिरा गांधी खुला और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराती और चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं को जेल से बाहर नहीं कर देती। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह सब किया और उन्होंने 1977 के चुनाव में ज़बरदस्त हार को स्वीकार किया। शांति से विपक्ष में बैठी। विपक्ष में रहकर उन्होंने तख्तापलट की बात नहीं की और न किसी तरह की हिंसा को बढ़ावा दिया। जनता ने जल्द ही जनता पार्टी की सच्चाई को पहचान लिया और 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनी। यही इतिहास है, यही तथ्य है, यही सच्चाई है जो जून 1975 को संविधान हत्या दिवस कहने वालों के दिमाग में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि उनका संविधान में विश्वास है ही नहीं।
धन्यवाद।